नमस्कार मेरे साथी मेरे दोस्त, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ उसके डिसऑर्डर भी अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी बाकी रह गई थी, जो अपन इस वाले वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे ताकि वो टॉपिक अपना पूरा हो जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सामान्य शरीर की सतह के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के मध्य आदान प्रदान संपन्न होता है। यानी कौन से ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर कॉमन बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। तो मैंने आपको नोट्स के अंदर भी बताया था कि जो लोअर एनिमल होते हैं, जो जैसे कि पोरीफेरा हो गया, स्लेंट्रेट हो गया, फ्लेटमोम हो गया, टिनोफोरा हो गया, इनके अंदर गैस एक्सचेंज कॉमनली नॉर्मली बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। स्पंज किसका होता है? पोरीफेरा का ही होता है, ठीक है। स्लेंट्रेटा भी होता है, फ्लैटमम भी होता है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो गया डी, ऑल, क्योंकि स्पंज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म सभी के अंदर सामान्य शरीर की सतह के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वॉइस बॉक्स के लिए गलत है? असत्य पूछा है इसने। देखो, जो भी सत्य असत्य है पहले उनको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। असत्य पूछा है तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह अस्थि का बना होता है। भाई यही गलत हो गया, अस्थि का थोड़ी ना होता है, ये तो उपास्थि का बना होता है, जिसके अंदर 6 उपास्थि होती है, 3 तो पेयर होती है और 3 अनपेयर होती है, ठीक है ना। 3 तो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है और 3 इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। ये सारी बातें अपन ने नोट्स में की थी। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया इसका? असत्य, यानी गलत हो गया। सेकेंड और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्लॉटिस स्वर यंत्र में खुलता है, बिल्कुल सही बात है। सी वाला बता रहा है कि भोजन को निगलते समय ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस के मध्य ढक दिया जाता है ताकि भोजन स्वर यंत्र में प्रवेश ना कर सके। बिल्कुल, ताकि भोजन कहाँ जा सके? फूड पाइप के अंदर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन नली दाई तथा बाई प्राथमिक श्वसनियों में कौन से वक्षीय कशेरुका के समीप पाई जाती है? यानी कौन से थोरेसिक वर्टिब्री के पास प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट के अंदर? तो याद रखना T5, मैंने आपको नोट्स में भी लिखा रखा है। T5 के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर एक तो जाएगी लेफ्ट लंग के अंदर और एक जाती है राइट लंग के अंदर। अगर क्वेश्चन आए कि लंग्स के अंदर ट्रेकियल ट्यूब में से कौन सा पार्ट इंटर होता है, तो याद रखना प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर होता है, देन डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, अगेन इन टर्सरी ब्रोंकाई। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं। ध्यान से देखो, ये मैंने आपको डायग्राम से भी बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई इसके अंदर इंटर होती है, ठीक है। ये वाला लंग कौन सा हो गया? राइट वाला। ये वाला कौन सा हो गया? लेफ्ट वाला हो गया। राइट वाले लोब के अंदर, राइट वाले लंग्स के अंदर 3 लोब होती है, ठीक है, ऐसे, और लेफ्ट वाले के अंदर 2 लोब होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर कन्वर्ट होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। तो हर एक लोब के अंदर एक सेकेंडरी ब्रोंकाई इंटर होती है, हर एक लोब के अंदर एक सेकेंडरी ब्रोंकाई इंटर होती है। इसलिए सेकेंडरी ब्रोंकाई के नंबर भी आप याद रख सकते हो। लेफ्ट वाले लंग के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई 2 होती है और राइट वाले में कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि इसके अंदर लोब्स कितनी है? 3 होती है। तो याद रखना, राइट लोब के अंदर, राइट लंग्स के अंदर कितनी लोब होगी? 3 लोब होगी, और लेफ्ट लंग के अंदर कितनी लोब होगी? 2 लोब होगी। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं इनमें से। पहला ऑप्शन ये राइट हो गया, राइट वाले में 3 है और लेफ्ट वाले में 2 लोब्स होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रिंग के आकार की सबसे बड़ी कार्टिलेज जो पश्च सतह पर, पश्च यानी पीछे, डॉर्सल साइड की बात कर रहा है, इनकम्प्लीट होती है, वह कौन सी है? देखो, मैंने आपको सबसे पहले इसी के बारे में सबसे अच्छे से बताया था जब मैं इनको कार्टिलेज के बारे में बता रहा था। थायराइड कार्टिलेज ये सबसे बड़ी होती है और ये आगे से तो कवर होती है, लेकिन पीछे से क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। याद रखना, ये सी शेप में होती है, ऐसे। कौन शेप में होती है? सी शेप में होती है। याद है कुछ ऐसा? एडम्स एप्पल गले के अंदर है ना, जो मेल के अंदर सबसे ज़्यादा दिखता है, एडम एप्पल गले के अंदर जो बाहर निकला हुआ उभार सा अपन को देखने को मिलता है। तो थायराइड जो कार्टिलेज होती है वो सबसे बड़ी होती है, साथ ही साथ ये डॉर्सल साइड के अंदर इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेकिया की भित्ति में किस प्रकार की उपास्थि पाई जाती है? ट्रेकिया की भित्ति में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? भैया एकदम ईजी है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्तनियों में डायफ्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? देखो, डायफ्राम का रोल क्या होता है हमारे अंदर, तो बात करते हैं, ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। शरीर में कोषों में विभक्त करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी काम करता है। देखो, ये कार्य भी करता है क्योंकि थोरेसिक
चैम्बर थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन डिवाइड करता है? डायफ्राम ही करता है। लंग्स की सुरक्षा ये तो नहीं करता। श्वसन में सहायता बिल्कुल करता है, श्वसन में सहायता करता है। स्वांतन में सहायक बिल्कुल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है अपन को, इसके बिना ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं होती। रेस्पिरेशन तो सेलुलर भी हो सकता है, क्लियर सी बात है, रेस्पिरेशन तो सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन मेन रोल क्या होता है इसका? ब्रीदिंग में हेल्पफुल। ये डॉम शेप होता है, कभी फ्लैट होता है। अपना जो थोरेसिक केज होता है उसका वॉल्यूम के अंदर ये चेंज करता है, जिससे प्रेशर चेंज होता है, और प्रेशर चेंज होगा तो आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर इंटर हो जाती है। तो मेन रोल क्या होता है? कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि ऑप्शन में दो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन आपको उनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा, और वो वही चूज़ करना है जो ज़्यादा बेटर है, जिसका ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? डी वाला ऑप्शन इसका बेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बलपूर्वक श्वसन में सहायक पेशियाँ कौन सी है? देखो, फोर्सफुली रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने दो मसल्स आपको बताई थी, एक तो अब्डोमिनल मसल्स बताई थी और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। IICM का मतलब क्या? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो, मान लो अपन को हवा को बाहर निकालना है, फोर्सफुली निकालना है। पहले तो अपन ने मतलब कि हवा टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया। अभी भी हमें और फोर्सफुली हवा बाहर निकालना है, तो जो अब्डोमिनल वाली मसल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो अपने रिब केज के अंदर यानी रिब्स के अंदर जो मसल्स होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो अंदर का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है अपने लंग्स का, जिससे प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा तो हवा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, यानी हवा कहाँ जाएगी? बाहर आ जाती है। तो बलपूर्वक श्वसन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? एब्डोमिनल मसल्स होती है और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किसके समान होती है? तो याद रखना, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आप लंग्स से कितनी हवा एनवायरनमेंट के अंदर बाहर निकाल सकते हो, मैक्सिमम हवा कितनी निकाल सकते हो। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम तो हो गया एकदम से नॉर्मल कंडीशन के अंदर 500 ml। उसके बाद भी आप लंग्स से कितनी एयर को एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हो, तो फिर वो फोर्सफुली ही करना पड़ेगा। तो फोर्सफुली हवा को बाहर निकालते हैं अपन लोग, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर इन दोनों को सम कर दें तो ये क्या हो गया? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन गया। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन नली को निम्न में से कौन चिपकने से रोकता है? कोलैप्स होने से कौन बचाता है? देखो, अपनी श्वसन नली के अंदर सी सेप्ड के जो कि डॉर्सल साइड इनकम्प्लीट होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनियस रिंग जिसको अपन लोग बोलते हैं, जो कि हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, सी सेप के छल्ले। ये क्या करते हैं? ये अपने श्वसन नली को कोलैप्स होने से बचाते हैं, चिपकने से बचाते हैं। जब अपन एयर को बाहर रिलीज करते हैं उस टाइम ये कोलैप्स ना हो जाए, ये नली कोलैप्स ना हो जाए, इससे ये प्रिवेंट करते हैं। तो क्लियर हो गया, याद रखना, कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है। गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन पढ़ते हैं, वायु कुपिका रक्त केशिका के मध्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, अपन देखते हैं ना लंग्स के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, फंक्शनल यूनिट क्या होगी? एल्विली होगी। तो एल्विली से एयर कहाँ जाती है? अपने ब्लड के अंदर जाती है। ब्लड में कहाँ जाती है? ब्लड कैपिलरी, ये केशिका है। ठीक है, रक्त केशिका के अंदर जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रक्त तथा ऊतकों के मध्य, बिल्कुल जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है टिश्यू के पास, सेल के पास, वहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं बाय डिफ्यूजन। सी ऑप्शन दे रखा है, विसरण के द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। देखो, 3 लेयर यहाँ पे काम करती है, एक तो एल्विली की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम मेम्ब्रेन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन सतह या फिर विसरण झिल्ली का निर्माण कितने स्तर से होता है? मैंने अभी बताया 3 स्तर से होता है। कौन कौन सी? एल्विली के सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम। क्लियर हो गया। तो 3 विसरण झिल्ली होती है जिनके द्वारा गैस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडलीय वायु कुपिका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मान कितना होता है? तो 1 बाय 1 मैं सभी बता देता हूँ। वायुमंडल के अंदर कितना होता है? मैंने आपको पढ़ाया था 159 हो गया।
एल्विली के अंदर कितना हो गया 104, 104 हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है 40 होता है, 40 हो गया। यहाँ पे आएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है 95 हो गया। और टिश्यू के अंदर कितना होता है 40 यानी 40 हो गया। क्या चीज़, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए याद रखना अगर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अभी उसके अंदर आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही ऑक्सीजन होती है, अरे नहीं भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 भी होती है, याद रखना। अपन लोग बताए थे, मैंने आपको नोट्स में भी ये मेंशन करवाया था कि 25% ऑक्सीजन को ही ये ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद जो रिमेनिंग 75% ऑक्सीजन होती है वो वापस से उसको लेके लंग्स के अंदर आ जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन उपकरण के लिए गलत जोड़े को पहचानिए। बात करते हैं पहले ए, इंसेक्ट के अंदर ट्रैक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एम्फीबियंस के अंदर स्किन एंड लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। स्टारफिश के अंदर डर्मल ब्रोंकियल होता है, ये भी सही बात है। क्रिस्टेशियन के लंग, अरे लंग्स थोड़ी ना होता, उसके अंदर तो गिल्स होता है भैया, याद करो मैंने पढ़ाया था आपको। प्रॉन, झींगा मछली, उसके अंदर क्या होते हैं गिल्स होते हैं, वो क्रिस्टेशियन ही तो है। क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया राइट, डी हो गया, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन द्वारा कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन होता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स में मेंशन करवा रखा है। आप वो नोट्स एक बार देख लीजिए अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, और तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन कितना परसेंट कैरी होता है, 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन कैरी होता है। रिमेनिंग जो 3% होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर कैरी होता है। क्लियर हो गया, तो याद रखना 97%। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, किस शेप का होता है, मैंने आपको बताया था ना इस शेप का होता है। इसको क्या बोलते हैं सिग्मोइड या फिर एस शेप्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी एस शेप्ड का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव के शरीर के आकार व श्वसन दर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो आकार और श्वसन दर पे मध्य का कथन इसने पूछा है, तो मोस्ट ऑफ पढ़ते हैं। पहला क्या देगा, आकार तथा श्वसन दर दोनों में कोई संबंध नहीं है, गलत बात है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि आकार जितना छोटा होता है श्वसन दर उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेस्पिरेटरी रेट के। क्लियर हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा माइस यानी चूहे के अंदर मतलब वो बहुत रैपिडली ब्रीथ करता है, बहुत फास्ट श्वसन करता है। उसका आपने स्टोमक देखा होगा कितनी जोर जोर से हिलता है। वैसे अगर बात करें एलिफेंट या फिर व्हेल की बात करें तो एलिफेंट के अंदर आप देखोगे वो आराम से श्वसन करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के पढ़ते हैं। छोटे जीव में श्वसन दर कम होती है, गलत बात। छोटे जीव में श्वसन दर अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेस्पिरेटरी रेट के। क्लियर हो गया, तो साइज का फैक्टर काम आता है भैया, याद रखना। एज का भी आता है, मैंने सारे आपको पढ़ा रखे। अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है, देखो अवायवीय श्वसन के अंदर पढ़ते हैं ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। अरे नहीं भैया, अगर ऑक्सीजन ही मिल जाएगी तो अवायवीय थोड़ी ना बोलेंगे, फिर तो वो वायवीय हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, नहीं भैया, श्वसन के अंदर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं की जाती। ऑक्सीजन निष्कासित की जाती है, गलत बात। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित की जाती है, सही बात, क्योंकि CO2 श्वसन के अंदर रिलीज होती है। अवायवीय श्वसन के अंदर 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट किस रूप में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो बाइकार्बोनेट का याद रखना, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस होता है, और ये सोडियम के साथ में बाइंड होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है NaHCO3। तो कौन सी फॉर्म के अंदर ये प्लाज्मा के अंदर ट्रांसफर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। एक दुर्घटना में एक आदमी तुरंत मर गया जबकि उसके मस्तिष्क, किडनी, स्टोमक और हार्ट में कोई चोट नहीं लगी है, तो उसकी मृत्यु का संभावित कारण क्या है। देखो कोई भी खरोंच उसको नहीं आई है फिर भी बंदा मर गया, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना। आपने कभी देखा भी होगा कोई एक्सीडेंटल केस आता है, यानी कि कार का एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर सडनली डेथ हो जाती है, उसको एक खरोंच तक नहीं आती। होता है कि एक्चुअली उसका डायफ्राम जो होता है वो रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और डायफ्राम एक बार रैप्चर हो जाएगा तो जो अपने लंग्स का नेगेटिव प्रेशर होता है वो डिसमिस हो जाएगा फिर, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है तो जहाँ से भी उसको एयर मिलेगी वो वहाँ से अंदर ले लेगा, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और उसकी सडन डेथ हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डायफ्राम में छिद्र होना, डायफ्राम उसका डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक एफिनिटी है, तो हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा बंधुता किसके साथ होती है, किसके साथ होती है, CO के साथ होती है। क्लियर हो गया।
किसके साथ होती है? CO के साथ। और बनाता क्या है? ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है ये? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के फेफड़ों में एल्विली की संख्या कितनी होती है? भैया डायरेक्ट रट लो, इसको डायरेक्ट याद कर लो, 300 मिलियन होती है, जो कि मैंने आपको नोट्स के अंदर भी लिखा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लूरिसी नामक रोग होता है। प्लूरिसी नामक रोग क्या होता है? देखो, कहीं भी इन्फ्लामेशन के कारण, गलत बात है। प्लूरा के स्पष्ट इन्फ्लामेशन के कारण, बिल्कुल सही बात है। देखियो, विसरल और पैराइटल प्लूरा 2 लेयर होती है जो इसकी लंग्स की, और इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको अपन प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इस कैविटी के बोलते हैं अपन प्लूरल कैविटी। अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लूरिसी बोलते हैं। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि CO2 की सांद्रण यानी कंसंट्रेशन अधिक हो तो ऑक्सीजन का वक्र किधर प्रतिस्थापित होता है? देखो, मैंने आपको एक इफेक्ट पढ़ाया था जिसका नाम था बॉहर इफेक्ट। मान लो ये सिग्मोइड कर्व होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। अगर ये राइट साइड शिफ्ट होता है तो इसकी क्या क्या कंडीशन थी? एक तो CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होनी थी, H+ आयन ज़्यादा होने थे, pH कम होनी थी, टेम्परेचर ज़्यादा होना था। तो ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, और इसने यही पूछा है कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किधर जाएगा, किधर शिफ्ट होगा? तो भैया राइट साइड शिफ्ट होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से जंतु में डायफ्राम श्वसन में कोई भूमिका नहीं निभाता है? यानी ऐसा कौन सा जंतु है जिसके अंदर डायफ्राम का कोई भी रोल नहीं है? इसका मतलब यही होगा कि उसके अंदर पॉजिटिव लंग्स का जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता होगा। तो फ्रॉग के केस के अंदर ये देखा गया कि लंग्स का जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है, अपना नेगेटिव होता है, उनके पॉजिटिव होता है। उनको फोर्सफुली एयर को अंदर डालना होता है। वो करते क्या है? पहले तो एयर को बक्कोफेरेंजियल के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद माउथ एंड नोज को क्लोज करते हैं और जोर से फोर्सफुली उसको लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो फ्रॉग जो होते हैं वो डायफ्राम का कोई भी यूज़ नहीं करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर हो गया? देन क्वेश्चन की बात करते हैं, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन करने वाले वास्तविक अंग क्या होता है? देखो, बर्ड्स के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको अपन सैरिंग्स बोलते हैं, और अपने अंदर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। तो इसने क्या पूछा? बर्ड्स के बारे में पूछा, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? सैरिंग्स हो गया। निम्न में से कौन एक रक्त में बफर तंत्र का उदाहरण है? बफर का मतलब क्या होता है? कि अपने बॉडी के pH को मेंटेन करके रखता है, ना तो कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। तो बफर के लिए दो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होता है कार्बोनिक एसिड। ये दोनों नाम अपन को याद रखना, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये अपनी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। देन बात करते हैं, मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किसके लिए अधिक संवेदी होता है? यानी कि श्वसन दर को फास्ट करे या कम करे वो किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है? CO2 की या फिर O2 की? तो आपको याद रखना है कि ये कंसंट्रेशन CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि श्वसन दर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। क्योंकि मस्तिष्क का जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा संवेदी होता है। तो याद रखना, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है भैया? याद रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने तीनों ही बता रखे हैं। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, CO2 के साथ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, लेकिन पूछा क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके सारे क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। जिसने भी टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा, आई होप उनको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।